नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे दिल्ली में मंथन, देवभूमि वेंशन पर। दिल्ली से देवभूमि तक, उत्तराखंड तक सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी 2024 के चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दिल्ली में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड भाजपा के 11 दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेतृत्व में पिछले 3 महीने के सांगठनिक कार्यक्रमों की समीक्षा, साथ ही पदाधिकारियों के प्रवास के बारे में भी जानकारी संगठन ने ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और बीजेपी की बैठक मायने रखती है। भाजपा 2024 की रणनीति बनाने जा रही है, जिसके लिए बीजेपी का हर बड़ा नेता दिल्ली पहुंचा हुआ है। वहीं जब बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों पर है, तो कांग्रेस कैसे पीछे हट सकती है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी ने भी आगामी 2024 से लेकर 27 के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। अब तक उत्तराखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके चलते अब कांग्रेस उत्तराखंड के ऑक्सीजन देने के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी की अगुवाई में उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का 26 जनवरी से शुभारंभ किया जाएगा। भले ही तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हैं, धरातल पर जनता किस कामों को लेकर सराहेगी, ये बहरहाल देखना होगा। चर्चा आज इसी पर, दिल्ली में मंथन, देवभूमि में चिंतन। उससे पहले रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि अग्रिम 2024 की तैयारियां लगातार पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी अहम बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता पर्यवेक्षक के तौर पर लल्लू सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए ऑफिशियल पहली बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 2024 की तैयारियां के साथ साथ प्रदेश की जन समस्याओं और सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने पेश किया जाएगा। 24 की तैयारियां तो हमारी पहले से ही चल रही हैं। आज क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो का जो अभियान है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड में पहली मीटिंग आज हमारी ये हो रही है ऑफिशियली। वैसे मीटिंग्स हो चुके हैं। लल्लू सिंह जी और आदरणीय हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी दोनों यहाँ आ रहे हैं। जो पर्यवेक्षक लल्लू सिंह जी हैं वो आ रहे हैं, देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं, और आज हमारे जो जिनको प्रभारी बनाया गया है क्षेत्रों में, वो सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। उनके साथ आज बैठक है और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के तमाम शीर्ष नेता वहां मौजूद हैं, तो वहीं भाजपा नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश के कार्य रूप का चिंतन लगातार हो रहा है। साथ ही 2024 में पूरे प्रदेश भर में होने वाले चुनाव को लेकर भी तैयारी भाजपा की तरफ से की जा रही है। साथ ही अगले 6 माह तक प्रदेश के अंदर पार्टी संगठन की तरफ से किए जाने वाले कामों को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री संगठन हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग उसमें सहभाग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की बैठक में जिस प्रकार से प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश के कार्य रूप का चिंतन होता है, आगे क्या क्या किस प्रकार से काम करने हैं, उसका फॉलोअप होता है, इस सारी चीज़ों में राष्ट्रीय कार्य समिति की भी यही पद्धति है। और आने वाले समय में हमारे देश के अंदर हमको पता है 2024 में हम लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसकी भी रूपरेखा तय हुई और आने वाले 6 माह तक क्या क्या कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेशों में करेगा, विभिन्न कार्यक्रम भी प्रदेश को दिए जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पर बैठक चल रही है। और प्रदेश में होने जा रहे 2024 में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस निकाय चुनाव को लेकर बना हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता का मानना है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने ही प्रदेश के लिए कोई काम अभी तक नहीं किया है। चाहे यूपी SSS मामला हो या अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार घोटालों की वजह से पूरे देश की जनता ने अब
आगे की तैयारी कर ली है। इसलिए आम आदमी पार्टी सबसे पहले जनता के बीच निकाय चुनाव को लेकर जाएगी, उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बारे में सोचेगी। देखिए, भाजपा और कांग्रेस अब चुनाव लड़ने के अलावा बाकी कुछ काम उनके पास नहीं रह गया। राज्य की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी इस बात के लिए कि वो जनता की समस्याओं का निराकरण करके राज्य का विकास करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार विधानसभा, यूके फिर लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में और अवैध भर्तियों के घोटाले सामने आ रहे हैं, तो राज्य के बेरोजगार उससे आज हताशा और निराशा की स्थिति में है। और उसके अलावा अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध राज्य में लगातार हो रहे हैं, और उसके बाद जोशीमठ जैसी जो आपदा है, जो मानव जनित आपदा है, एनटीपीसी द्वारा पैदा की आपदा, भाजपा उनसे निपट नहीं पा रही है। और अब तो सुगबुगाहट ये है कि साहब मुख्यमंत्री आज बदला कल बदला, तो ये मुख्यमंत्री बदलने के खेल में मशगूल है। कांग्रेस का हाल ये है कि पहले 2 गुट होते थे, आज कांग्रेस 4 से 5 और 6 गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। अब तक उत्तराखंड में भाजपा की जीत का रिजल्ट कार्ड देखा जाए तो प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार होना और साथ ही लगातार प्रधानमंत्री का देवभूमि की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना भाजपा की जीत का सबसे बड़ा मंत्र रहा है। लेकिन वहीं प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। सवाल अब यह उठता है कि भले ही ये दोनों राजनीति दल आगामी 2024 की रणनीति कर रहे हों, भले ही दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं का चिंतन मंथन जारी हो, या वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ को कितना जनता का हाथ मिल पाता है, ये आने वाला भविष्य ही सही तय करेगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है, समझने की कोशिश भी करेंगे। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दिल्ली में मंथन चल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। 2024 को लेकर तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से की जा रही हैं पार्टियों द्वारा। कांग्रेस की एक और जहां पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की अध्यक्षता में, तो वहीं उत्तराखंड में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरुआत की जाएगी। चर्चा आज हम इसी पर करने वाले हैं कि आखिर 2024 को लेकर पार्टियां किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं, जनता को किस तरीके से वो कन्विंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस वक्त जनता के पास हैं। उनको लेकर क्या बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम आज बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में आशीष नौटियाल जी आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई, 2024 की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती आई है कि वो हमेशा चुनावी मोड में खुद को रखते हैं, तो ऐसे में क्या कहना है, पार्टी आपकी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? सबसे पहले प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। अनम्यूट करें आशीष जी। अनम्यूट है मैडम। आवाज आ रही है मैडम? जी जी। हाँ, इस समय जो मैडम आज की डेट में जो जरूरत है, हमारे जोशीमठ में एक इतनी बड़ी आपदा आई है, दैवीय आपदा आई है, उसके लिए हम सबको लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन इस बीच में देखिए, हमारे सीएम धामी जी को इस बात की फुर्सत नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर आम जनता की समस्या का क्या हुआ। इतने घोटाले हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जोशीमठ में बड़ी आपदा आ रही है, वहां का नागरिक परेशान है, लेकिन वो 2024 की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और 2024 दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जोशीमठ आते हैं, अपने बद्रीनाथ आते हैं, केदारनाथ आते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आप देखें, जब उनकी आवश्यकता इस राज्य को पड़ी तो राज्य के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। वो वहां के लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। उन्हें 2024 के लिए रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है। आप देखें रोड शो की जरूरत क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये रोड शो, आपका काम जो है, आपका एक एक मिनट देश के लिए बहुत कीमती है। आज हम हर तरीके की परेशानियों से घिरे पड़े हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब को तो पता नहीं क्या काम है, रोज दिल्ली पहुंच जाना, हर बात में दिल्ली पहुंच जाते हैं और 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, जरूरत उसकी नहीं है, जरूरत आज की है, जरूरत कल की है। कब बारिश आ जाएगी और कब हम यहाँ पे जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा का हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं, जो हमारी सरकार इंतजार कर रही है, मैं इनसे निवेदन करूंगा, इलेक्शन आएंगे, चुनाव होंगे, होते जाएंगे, सब चलता रहेगा,
पर पहले हमारे पास जो प्रजन समस्या है उस पर हमें काम करना चाहिए। आपका संगठन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही होता है, आपको चुनाव के अलावा और कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के लिए तैयारियां करते हैं और इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार आपने देखा होगा किस तरह से मोदी जी का फोटो आ रखा है कि किस तरह रोड शो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इन्हें रोड शो की जरूरत थी। ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की कोई नहीं सोच। ठीक है, दर्शन डोभाल जी क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी फिलहाल निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? दर्शन डोभाल जी की आवाज भी हम तक नहीं आ पा रही है। उनका नेट कनेक्शन शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। मनोज हैनी जी, आपका तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। मनोज हैनी जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले यूकेडी के प्रवक्ता एक बार फिर समाज से जुड़ चुके हैं, अनुपम खत्री जी। अनुपम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। अनुपम जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? सभी राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में जुट गए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी। आशवी जी देखिए, 2024 की तैयारियों के लिए तो कांग्रेस को पहले से ही तैयार होना ही पड़ेगा। जो वर्तमान स्थिति उनकी रही है लोकसभा चुनाव में लगातार और अभी भी बनी हुई है, उसको लेके जनता को अपने प्रति रुझान में लाना, जनता पे काम करना, अभी उसके लिए बहुत बड़ा को काम करना है, मशक्कत करनी है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा चुनाव का ही सीजन देखता हूं मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो ज्यादातर रैलियों में ही दिखते हैं और वो जितने भी बड़े स्टार कास्ट हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े एमपी जो बड़े प्रोफाइल पे बैठे हुए हैं, वो सारे लोग चुनाव प्रचार ही करते दिखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये कहना ही हमारे लिए अलग बात होगी कि भाई ये लोग चुनाव तैयारी में जुट गए हैं। ये तो हमेशा ही से जुटे हुए हैं, इनके लिए चुनाव के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। आप धर्म पे, राष्ट्रीयवाद पे, यही 2-3 वाद हैं, उन्हीं को लेके ये लगातार करते हैं। बाकी जो इनका ट्रोल आर्मी है वो अपनी ट्रोल कंपनी चलाता रहता है, जनता को भ्रमित करता रहता है। सोशल मीडिया में आज की डेट में पता नहीं चलता कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज रियल है। और जितने राष्ट्रीय चैनल हैं उसमें या तो चाइना दिखाया जाता है या पाकिस्तान में लोग आटे के कट्टे के पीछे लड़ रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ सारे क्राइम होने बंद हो गए हो। हम मीडिया में रहते हुए जो खबर चलाते थे, जिनकी प्रमुखता समझते थे, वो अब नगण्य हो गई हैं। अब तो सिर्फ ये रहता है कि भाई मुख्यमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने वो कह दिया, ये योजना दे दी, वो योजना दे दी। 24 घंटे 8 याम 13 भुवन 14 भुवन जितने होते हैं, सब तरफ सिर्फ भाजपा की चुनाव रणनीति है, इसके अलावा कुछ भी। उसी क्रम में आप देखें ना, विधानसभा सत्र हो रहा था हमारे यहाँ, 2 दिन का सत्र करके मुख्यमंत्री चले गए दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़वाने। तो बहुत सीरियस हैं ये लोग चुनाव के लिए, इतने डिवोटेड है कि इन्होंने नया जो संसद भवन बनाया है वो भी 828 सीटों का बनाया है। पार्लियामेंट जो है वो 828 सीटों की है और 5 राज्यों की लिस्ट मेरे पास आई थी, उनमें सब जगह पे जो है सांसद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो सिंगल मॉरल एजेंडा है कि बस गेन केन प्रकरण सत्ता में बैठे रहें। और रही बात मुद्दों की, देखिए मुद्दे तो वाकई बहुत है सब जगह, जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां मुद्दों की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार लबालब हुआ है। नहीं, तो मुझे ये बताइए ना, सिर्फ भाजपा ही क्यों? जहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है वहां क्या कम मुद्दे हैं? वहां पर भी तो भतेरी भर मुद्दे हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। राजस्थान के ही न जाने कितने मुद्दे हैं। कांग्रेस में एक छोटा सा फर्क है, भ्रष्टाचार तो दोनों जगह है। हाँ, दोनों जगह कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार वाला शासन नहीं चलाया। आप लगा लीजिए, स्कूल में अगर डोनेशन हो रहा है तो वहीं से डोनेशन शब्द मेरी नजर में एक रिश्वत है कि आपने एक अलग से अमाउंट पे करिए स्कूल को डोनेशन नाम से। हाँ। तो वहीं से बच्चा बच्चा ना समझ होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पापा जो है डोनेशन दे क्या है। वो जब बड़ा होता है, जब उसे एमबीए करना होता है, जब उसे एमडी बनना होता है, तब उसे पता चलता है कि कॉलेज में कितना पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद जब वो नौकरी पाने के लिए आता है तो नौकरी प्रकरण में देख ही लीजिए कैसे रिश्वतें चल रही हैं। अब जो रिश्वत देके बैठेगा नौकरी करने, उसके लिए तो वो नौकरी थोड़ी ना होगी, वो तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। भाई अगर मेरा लड़का मेरे को 40-50 लाख रुपए देने पड़े और नौकरी लेनी पड़े, तो पहले तो मैं कहूंगा ये 50 लाख वापस घर लेके आ जो कर्जे से मैंने लिए या अपनी संपत्ति बेच के लिए।
तो वो फिर कहाँ बचेगा। रही बात देखिए कांग्रेस की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक फर्क है, एक थोड़ी कम है, एक थोड़ी ज्यादा। बाकी दोनों का वादा पूरा है अपनी तरफ से। हाँ। आप किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ले लीजिए, आप किसी भी नियुक्ति की बात ले लीजिए, संवैधानिक तौर पे जो काम हो सकते हैं, जो होने चाहिए, उनके लिए रिश्वत ली जाती है और उनको किया जाता है पैसा लेने के बाद, सेटिंग करने के बाद। जो अब इसमें चुनाव सीजन आ गया तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि लोगों को इस तरह के मुद्दे से कैसे हटाएं, कैसे अपनी मार्केटिंग वापस से जमाएं। अब जब इतना काम करना होगा तो नो डाउट बहुत पहले से तैयारी करनी ही पड़ेगी ना, वरना छोटी तैयारी में तो काम ही बिगड़ जाएगा, जनता को याद रह जाएगा, उसकी याददाश्त ताजा रह जाएगी मुद्दों को लेके। अब मुद्दों को लेकर अगर याददाश्त ताजा रह गई तो कैसे वो वोट देंगे। तो वोट पाने हैं तो नए एजेंडा क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर से एक बार हिंदू मुसलमान घुमाना पड़ेगा, फिर से एक बार राष्ट्रवाद जगाना पड़ेगा, फिर चाइना का बॉर्डर और पाकिस्तान की आटा लड़ाई दिखानी पड़ेगी, और इतने सारे काम हैं। तो मैडम समय तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ना, इसीलिए बीजेपी अब एजेंडे में लग गई। ठीक है, अनुपम खत्री जी वापस आते हैं आपके पास। कुंवर जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी, एम आई ऑडिएबल? अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है दर्शन डोभाल जी, हाँ जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जरा। कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जपेंद्र जी, दिल्ली में हुई 2 दिवसीय। पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। तमाम सवाल विपक्षों द्वारा उठाए जा रहे हैं। 2024 के मूड पर बीजेपी है, और बीजेपी तो खुद ही कहती है कि हम हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या, जनता का क्या? भारतीय लोकतंत्र में अगर देश के अंदर परिवर्तन लाना है और देश की जनता को जागरूक करना है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते, चाहे आप राज्यों में देख लें या केंद्र में देख लें, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मजबूत हुई है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। अभी हम खत्री जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छा इन्होंने एक वक्तव्य दिया, भाषण दिया, लेकिन क्या हम देश के नागरिकों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करें? क्या ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक नकेल लगाए? ये तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। आपके भी यूकेडी के लोग सरकार में, सत्ता में रहे, प्रदेश के अंदर उनका क्या, उनके प्रति लोगों की क्या विचारधारा बनी, आज क्या विचार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ मानना अलग है कि हम भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। अगर हम अपने प्रदेश के उसे सिनेरियो से भी अगर देखें तो 22 सालों में जितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई, आज तक कहीं नहीं हुई। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी है या अन्य दल है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसी तरह राज्यों में चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य दल की सरकार हो, सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चे खोलने चाहिए, सबको भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना चाहिए। ये अगर हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कितनी शर्म की बात है कि आज 76 साल की आजादी के बाद भी हम विकासशील बने हुए हैं, हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं खड़े हुए? तो इसके पीछे कई कारण हैं। जिन सरकारों ने या जिन दलों ने सबसे ज्यादा सत्ता का सुख भोगा है, तो उन्होंने ये सिस्टम दिया है, तो उनके सिस्टम को चेंज करके भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जागरूक करके, एक जागरूकता लहर के तहत एक राष्ट्रीयता की भावना अंदर पैदा करके, अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, तो आप ये भूल जाइए ना कि ये भारतीय जनता पार्टी भी देश की है, देश भी हमारा है, देश भी आपका है। तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके सलाखों के पीछे पहुंचाने में सरकार का सहयोग करें। ठीक है जपेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चूंकि और लोगों की प्रतिक्रियाएं लेना चाहती हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दर्शन डोभाल जी। यशी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं आज की, आपने बहुत दिनों बाद, या मैं बहुत दिनों से पहली बार देख रहा हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी के, आपके रिपोर्टर के न्यूज के रिपोर्टर आम आदमी पार्टी के पास पहुंचे, उनके दफ्तर में उनकी बाइट ली है। हमारे आदरणीय समन्वयक जो है हमारे जोश सिंह बिष्ट,
और क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की आवाज आप तक पहुंचाती है, मीडिया तक पहुंचाती है। और ये बेदाग पार्टी है और बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है जिस पर कोई दाग नहीं है। और क्योंकि आप अगर औरों की बाइट लेंगे तो उसमें गोल मटोल और वही बातें, आरोप प्रत्यारोप। डोभाल जी, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी। और चूंकि ये बात जो आपने बोली ये मेरे मन में थी और मैं काफी टाइम से जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं मैंने उनसे बात की थी, मैं आपको बताऊंगी आगे। खैर, आप अपनी बात को पूरा करिए। खैर जी, तो आज जैसे मैं देख रहा था कि आज मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था कहीं पर कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जपेन जी बाद में दिल्ली गए हुए हैं, इनको मिलने हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी को मिलने गए। उनको इतने दिनों बाद जोशीमठ का था, हालांकि वो जोशीमठ के मसले में नहीं गए हैं, वो तो सिर्फ हेडिंग दिखाने का एक तरीका है, उन्होंने हेडिंग में दे दिया, क्योंकि भाजपा झूठ का पुलिंदा है, ये करती कुछ और है और दिखाती कुछ और है, इसके हाथ की किताब दिखाने को और खाने कुछ और होते हैं। तो गए तो हैं ये चुनाव से संबंधित कुछ ना कुछ मशवरा लेने के लिए, निकाय चुनाव यहाँ पर, और लेकिन वहां पर हेडिंग ये लगवा दी कि ये जो है जपेन जी वेट अ मिनट प्लीज, आप सुनिए ना, धैर्य से सुनिए जपेन जी, आपको नंबर आएगा। तो वहां पर जो है जोशीमठ के मामले में इतने दिनों बाद हो गए हैं। और आपको मैं बता दूं, हमने कई आपदाएं देखी है, उत्तराखंड से लेकर के देश के अन्य राज्यों में जब आपदाएं होती है तो जो आपदाग्रस्त जो प्रदेश होता है उसका मुखिया गिड़गिड़ाने नहीं जाता है जी, वहां के लोग दिल्ली से मदद करने के लिए बोलते, बोलिए क्या मदद। दर्शन डोभाल जी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक का कमांड लगातार मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मंथन और देवभूमि में चिंतन, चर्चा इसी पर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शन डोभाल जी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। जी, तो मैंने कहा कि जब कहीं आपदा आती है तो वहां पर मदद के लिए केंद्र सरकार खुद सहायता के लिए हाथ खोलती है और ऑफर करती है कि बताइए, आइए, क्या क्या आपकी मदद करें। लेकिन इनको इतने दिनों बाद वहां जाना पड़ रहा है। और आज भी जो वहां की व्यवस्था है, जैसे हमने कहा कि जो वहां के लोग कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, उस मामले में अभी तक सरकार किसी ठोस नतीजे पर मुझे नहीं पहुंची। उससे तो एक लॉलीपॉप उन्होंने दे दिया है, किराए का दे दिया, पहले 4000, फिर हमारे सभी विपक्षी दलों के दबाव में आने के बाद, मीडिया के दबाव में आने के बाद उन्होंने जो उसको 5000 कर दिया, 1 लाख का फिर 1.5 लाख कर दिया। तो एक लॉलीपॉप आज भी हो जो स्थिति है, अगर मैं वो शब्द कहूंगा, क्योंकि इसी शब्द के ऊपर फिर एक बार हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर बवाल हो गया था, लेकिन उनकी मंशा वही थी कि आप हमें क्या समझते हैं इस प्रदेश के अंदर, आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, आपने हमको यहीं पर हमारा गुलाम बना कर रख दिया, हमारे अपने घर के अंदर आपने गुलाम बना के रख दिया। खैर, आज मुद्दा चुनाव को लेकर के, चुनाव की तैयारी को लेकर के, मैं ये मानता हूं यश जी की इस समय जो ये तैयारी है, तैयारी राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा है। यहाँ के जनता को तैयारी करनी चाहिए कि जिस तरह से आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी थी, और जब वो खुद अपनी नाकामी का प्रदर्शन करने लगी, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन ये करने लगी, वो भी बता दूं कि उन्होंने एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री बदले, और लास्ट में जो है ऐसी हालत हो गई कि अब जब दोबारा उनको मैंडेट दिया, या उन्होंने मैंडेट लिया, छीन कर लिया या छल के साथ लिया, तो जो ये हारे हुए मुख्यमंत्री को जो है उनको फिर से सत्ता सौंपनी पड़ी। और आज उस मुख्यमंत्री के, वो जो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी, उनके कार्यकाल में लगातार जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यूके CCC से लेकर के आज पटवारी घोटाले तक, दर्जनों जो है कितने यहाँ पर पेपर लीक मामले हुए हैं, कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, कितना हत्याकांड हुआ है, तो और नौजवानों को जो है हत्या कर दी गई है। लेकिन उसका आज तक एक भी मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी को न्याय नहीं मिला है। तो इसलिए तैयारी जो है जनता को करनी चाहिए, इसको सबक सिखाने की जरूरत है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे फिर आगे आने वाले चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना देश हित में है, प्रदेश हित में है। ठीक है, जनता को बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि किसके फेवर में और किसके फेवर में नहीं, लेकिन जनता को जरूर तैयारियां अपनी अपनी करनी चाहिए और सारी चीजों का एनालिसिस करना चाहिए। जपेन जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया, उसके बाद वापस आपसे जवाब लेती हूँ मैं। मनोज झाने जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे
गणित को कैसे समझ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते 2024 की तैयारियां शुरू हो गई। अभी आशीष नोटियाल जी इस बात को कह रहे थे कि जोशीमठ पर बात करनी चाहिए थी, जोशीमठ का ख्याल रखने की बजाय मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली पहुंच गए हैं, और तमाम बातें जो यहाँ पर विपक्ष द्वारा कही जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? और मुझे ऐसा लगता है, मैं आशीष जी से ये बात कहना चाहती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बैठी हुई है तो आप लोग, आपके जो राहुल गांधी कांग्रेस यात्रा कर रहे हैं, पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा जो की जा रही है कांग्रेस की, वो फिर यहाँ पर जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो क्यों की जा रही है? फिर जोशीमठ को बचाने के लेकर कुछ कर लिया जाए, उसको लेकर आवाज उठा लेनी चाहिए। फिर जो भारतीय जनता पार्टी करी उनको चुनावी बोर्ड में फिर रहने दीजिए। एक व्यक्ति बुरा है तो हम भी बुरे बन जाएंगे क्या? मैं इसे इस नजरिए से देख रही हूँ। बाकी आगे आशीष जी आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी इस पर। मनोज जी। यशी जी, बहुत बढ़िया डिबेट है और विमर्श इस बात का है कि 2024 में क्या होने वाला है और राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जनता से वोट लेकर वो जनता पावर में आते हैं और उसके बाद उनकी गवर्नेंस वहां से स्टार्ट होती है। लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। वहां पर मैं कुछ करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की जो तैयारी है उसके साथ साथ राजनीतिक दलों की कितनी तैयारी है, और वहां पर बहुत बड़ा खेल चलता है। वहां पर कास्ट केमिस्ट्री देखी जाती है, ये केमिस्ट्री देखी जाती है कि किस तरीका का सांप्रदायिक झुकाव किस तरीके का है, क्षेत्रीय झुकाव कैसा बन रहा है। बहुत सारी चीजें जो है कैलकुलेशन चलती हैं। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, एक अमूमन एक भाषा जो राजनीति में प्रयोग की जाती है, वोट कटाऊ कैंडिडेट जो वोट काट सकते हैं, उस तरीके के कैंडिडेट, तो डमी कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं। तो राजनीति का विषय बहुत पेचीदा और बड़ा टेढ़ा है, और इसमें पैसे का जितना बोलबाला रहता है, क्योंकि मैं एडीआर को रिप्रेजेंट करता हूं और पिछली बार हमने उत्तराखंड राज्य में जो चुनाव थे तो 7,800 किलोमीटर की, जो कि उत्तराखंड का क्योंकि दायित्व मेरे पास है, और राष्ट्रीय स्तर में अभी भी हम लोगों ने बहुत आंकड़े लेकर आए। तो मेरी चिंता राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करेंगे हम लोग 2024 की बात, तो ये आएगी कि क्या कारण है कि हमारे देश में जो संसद और विधानसभा है उसमें 1580 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पे आपराधिक किस्म के मामले हैं। ऐसा क्यों है कि 48 ऐसे सांसद या विधायक हैं जिन पे महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें रेप जैसे मुकदमे भी लगे हुए हैं। भारत जो महात्मा गांधी का देश है, जहां श्री राम की राजनीति, राम राज्य की बात की जाती है, जहां सभी धर्मों का तो बहुत बड़ा प्रभाव हमारी राजनीति में धर्म का माना जाता है। तो क्या ये सारे राजनीतिक दल और जो धर्म को नहीं मानते, पंथ को नहीं मानते, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के लोग, तो राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, जितनी भी क्षेत्रीय विचारधाराएं सब मिलकर भारत क्यों नहीं बना पाते? वो अपराधियों को क्यों टिकट देने में सबसे अग्रणी रहते हैं? ये चिंता मैं जनता की तरफ से रखना चाहूंगा। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हैं कि वो जनता को सब्जबाग दिखाकर या लॉलीपॉप दिखाकर या जुमलेबाजी दिखाकर सत्ता को प्राप्त करें, जनता को अपने मुद्दे तय करने चाहिए कि हम किन मुद्दों के साथ खड़े होंगे, किन मुद्दों को हमारे को लेकर आगे आना है। मैं एक बड़ी गंभीर विषय की बात करना चाहता हूं। तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के, क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर हैं। मैं अभी 2 दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें चाइना का है कि चाइना और हिंदुस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन टच कर गया, $100 बिलियन। आप ये लगाइए, चाइना हमसे $100 बिलियन आगे है और हम उसे पछाड़ कहाँ रहे हैं? अपनी आबादी में। तो हमारे भारत के लोगों के दिमाग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जंग लग चुकी है
कि राजनीति को हम सिर्फ संसद और विधानसभा कब्जाना चाहते हैं, लेकिन देश वास्तव में किस ओर जा रहा है इस बात की चिंता नहीं है। अभी जोशीमठ एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरा हिमालयन बेल्ट कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, पूरे हिमालयन बेल्ट में पेड़ों का भयंकर छपान हो गया है। और हिमालय, जिसको कृष्ण कहते थे कि मैं हिमालय हूं, उसको बिल्कुल अंदर से ड्रिल करके पूरा खोद दिया गया है और हालात दुभर होते जा रहे हैं। तो ये जो तबाही ये राजनीतिक दल हमारे से वोट लेके सत्ता पाने के बाद निरंकुश हो रही हैं, इसके प्रति जनता को उंगली उठाना सीखना चाहिए। और मुझे लगता है मनोज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं जपेन जी आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। जपेन जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद आशीष जी आपका रुख करती हूँ मैं। जपेन जी। मनोज जी ने बहुत सी चीजों के ऊपर अपनी शंकाएं जाहिर करी, लेकिन मनोज जी यहाँ ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से केंद्र में आई है और जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, और एवरी सेक्टर, चाहे हम उसे मंझोले अपने कामगारों को देख लें या स्टार्टअप प्रोग्राम्स को देख लें, तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की सिलेंडर पेट्रोल डीजल भी देख लीजिए सर, सिलेंडर पेट्रोल डीजल इस तरह से खत्री जी, ये डीजल पूरी दुनिया का आप पहले आंकड़े जुटाइए कि लास्ट आंकड़े आपको कहें तो व्हाट्सएप कर पूरी दुनिया के अंदर कैसे कैसे रेट बढ़े हैं, कहाँ बढ़े हैं, क्या टैक्स बताइए ना, टैक्स कितने आज ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, प्लीज जब मुख्यमंत्री हुआ। देखिए मैं इस पर अभी नहीं जाना चाहती हूँ जपेन जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी देखिए कल राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि गरीब के ऊपर ज्यादा जीएसटी लग रही है, अमीरों के ऊपर कम जीएसटी लग रही है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी साक्षात प्रमाण है। ये स्ट्रैटेजी किस काम की है? अभी कल मुझे बल्ले बल्ले हुई है तो सिर्फ अडानी की हुई है। जीएसटी किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी कल मुझे पता चला कि 1100 रुपए का घरेलू सिलेंडर है। बताइए 1100 रुपए का, जो व्यक्ति अभी दिन में 300 रुपए या दिन में 100 रुपए कमा रहा है, वो व्यक्ति 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा सर, तो कहाँ जाएगा? आप मुझे बता पाएंगे जपेन जी? उसके लिए आशीष जी ये लोग कहते हैं अमीर हो रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ ना। कांग्रेस में 1100 रुपए का सिलेंडर कब मिल रहा था सर? जपेन जी जरा बताइए मुझे तो याद नहीं कि 1100 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में कभी मिला हो। 14 में जब 2014 डीजल देखा, इतना महंगा तो पाकिस्तान में भी नहीं मिल रहा है जपेन जी। 2014 में कांग्रेस की सरकार, पाकिस्तान भी घरेलू सिलेंडर 1-2 रुपए कम ही बेच रहा है विद सब्सिडी। भारतीय जनता पार्टी ने विद सब्सिडी 785 आसपास था। अच्छा ठीक है जपेन जी, देखिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। देश की बात करेंगे तो अलग लेवल पे चले जाएंगे हम लोग। जपेन जी उत्तराखंड की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर हम देश पे जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीजें हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। फिलहाल उत्तराखंड की बात करें, अभी आशीष नौटियाल जी कह रहे थे कि जोशीमठ को बचाना आपकी प्राथमिकता है या फिर चुनाव में भागीदारी और चुनाव में बिजी हो जाना आपकी प्राथमिकता है? बताइए जपेन जी, प्राथमिकता बताएंगे पहले आप, उसके बाद आप दूसरी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता जोशीमठ को बचाने की है। जोशीमठ के प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा और उनके विस्थापन को लेके जिस तरह से जो भी निर्णय लिए जाने हैं उनके हक में, वहां केंद्र भी साथ खड़ा है, राज्य सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सबसे पहले जनता के आवाम की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। ठीक है आशीष जी। मैडम देखिए, सबसे झूठी और मक्कार अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है। आप देखें कुछ समय पहले 55 रुपए किलो का चावल आज 95 रुपए किलो दिख रहा है। इनको शर्म नहीं आती? किस चीज के लिए नव सरकार बनाई थी? आप बताएं, जब पहले सरकार में नहीं थे, काला धन बोल बोल के सारे आंकड़े इनके पास थे, किसका काला धन है, कितना काला धन है, सब इन्हें पता था। लेकिन जब से 8 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में काले धन को भूल गए। जपेंद्र जी, उंगली करने से कुछ नहीं होगा, जनता सब देख रही है। आप किस तरह की बात करते हैं? गुजरात मॉडल की आप बात करते रहे, गुजरात मॉडल कहाँ है? आप बताएं गुजरात मॉडल कहाँ है? जहां आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर को 400 बना के रख दिया। क्या इससे क्या होने वाला है? आप सिर्फ देश हित में 50-50
रुपए का चावल आपने 95 रुपए किलो कर दिया। आप देखें, अगर गलती से ये सरकार दोबारा बन जाए तो यही चावल 200 रुपए किलो बिकवाएंगे। रुकिए जपेन जी, तुम ही देशित करते हो। अरे भूपेंद्र जी, इतना परेशान मत होइए आप। किस तरह आपने देश के नाश मार दिया है, किस तरह जनता का दोहन कर रहे हैं आप लोग। आज भी 300 जपेन जी, इतनी फ्रंट पे उंगली रखने से कुछ नहीं होगा। 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। कुछ नहीं होने वाला, आप समझे इस बात को। जपेंद्र जी, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो ये मत समझे कि और लोग भी खा पा रहे हैं। आप किस तरह जा रहे हैं। आप कल को मैं टीवी में देख रहा था, चावल गेहूं 190 रुपए किलो, आटा 190 रुपए किलो पाकिस्तान में हो गया। आपको पाकिस्तान की बड़ी चिंता हो रही है, अपने देश में नहीं देख रहे आप। 20 रुपए वाला जपेन जी, दिस इज नॉट द राइट वे, रुक जाइए। इसको भी 160-180 होते देने लगेगा। जपेंद्र जी, सिर्फ झूठ बोलने से और धर्म के नाम ठीक है, जपेन जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। आप 190 और भारत से हाथ जोड़े जाते हैं, प्रधान हो रहे हैं। हम देश को जोड़ना चाहते हैं, हमें देश को जोड़ना है। आप देश को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 95 रुपए किलो चावल जनता की समर्थक नीतियों की वजह से निश्चित तौर से आप किस तरह से, क्यों दर्द नहीं होगा हमें। आप समझते हैं 1000 रुपए 1100 रुपए सिलेंडर भरना कितनी बड़ी दिक्कत है। रोज आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। आपने सत्ता छोड़ा क्या है। और जहां बात होती है राष्ट्र की बात शुरू कर देते हैं। आप सुनना चाहेंगे, आज आपकी राष्ट्र की नीतियां सबको समझ में आ रही है। जैसा देश हमारे पत्थर फेंकने को तैयार है। अनुपम खत्री जी, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रुक जाइए जपेन जी, आशीष जी रुक जाइए प्लीज रुकिए। अनुपम खत्री जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद दर्शन डोभाल जी आपके पास आऊंगी। जपेन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सही से जवाब दीजिएगा, प्लीज रुक जाइए। अनुपम खत्री जी। आशीष जी, देखिए, इस बात से तो कोई भी नहीं मुकर सकता कि जब से 2014 से 70 में भारतीय जनता पार्टी आई, तब से मुद्दों में भी बदलाव आए हैं और प्रायोरिटीज भी बदल गई हैं। मुझे याद है कि हम लोग कार्टून कोने को सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे जपेंद्र जी, और अभी हाल ही में कार्टून निकलने पे पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिख जा गया। अब कार्टूनों पे बहस होती है कि मोदी का ये कार्टून कांग्रेस ने निकाल दिया, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का ये कार्टून निकाल दिया। मतलब अब डिबेट्स जो है वो सेंट्रलाइज हो गई हैं कार्टून्स जैसे मुद्दों पे, और इन पे असली मुद्दे और असली जो बातें हैं वो तो नगण्य हो गई हैं। रही बात देखिए भ्रष्टाचार की, तो उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं। मैं मानता हूँ यूके SSSC में कुछ लोग पकड़े गए, और उसके बाद यूके इसका जो चयन आयोग का आया उसमें भी लेखपाल में भी चलिए आप लोगों ने 4 लोगों को हिस्सा मिल लिया। लेकिन मुद्दा तो यह है कि अच्छी गवर्नेंस देने का वादा था, और उससे ज्यादा जो लड़के, जो विभागीय लोग नियुक्ति के इंतजार में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, 100 दिन हो गए हैं, 80 दिन हो गए हैं, और महीनों से उनकी लटकी की नियुक्तियां, वो कहाँ पे मिल रही हैं। और मुझे आप एक विभाग बता दो ऐसा सर, एक ठेका बता दो, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो बिना रिश्वत के हो रहा हो। जपेंद्र सर, आप भी तो सिस्टम के अंदर है, आप भी एक व्यापारी हैं, अंदर से आप सारे लोग हकीकत जानते हैं। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था तो भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। जीएसटी को रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी थी और लागू करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी। आधार कार्ड को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी थी और आधार कार्ड को लागू करने वाले भी यही मोदी जी हैं। तो ये तो आपने परंपरा आगे बढ़ाई। और जो सघन, मैं तो ये मानता हूं जो भ्रष्टाचार का सघन मौका, अगर आप कहते हैं ना कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी और ये भ्रष्टाचार बढ़ाती, तो आपने कांग्रेस को वहीं रोका और वो आगे बढ़ाने का काम जो है भ्रष्टाचार को अपने हाथों में ले लिया। रिश्वतें 3 गुनी कर दी, ये सरकारी स्कूलों का दमन कर दिया। सरकारी अस्पतालों की हालत ये आज की डेट में ऐसी है कि डॉक्टर सीना जोरी करते हैं पेशेंट्स के साथ, देखने नहीं आते। कोई कंप्लेंट कर दे, खुद यहाँ के सियाना जी जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन है, वो ये खुद कहते हैं यार क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ कटे हुए हैं। क्योंकि आपके विभाग, आपके मंत्रालयों के मंत्री और आपके विधायक जेई जैसे लेवल के लोगों को संरक्षण देते हैं, डॉक्टर्स को संरक्षण दे रहे हैं, कह रहे हैं बदतमीजी करो, कोई बात नहीं बेटा, हम बैठे तुम्हारे सर पे आशीर्वाद दिए। हकीकत ये है, हकीकत से रूबरू होइए आप। मैं मानता हूं कि आप प्रवक्ता लोग हैं, मैं भी एक प्रवक्ता हूं, हमें अपनी पार्टी के जो है मुद्दों को रखना होता है और उसके ग्रेस को बढ़ाना होता है। लेकिन इससे पहले हम एक भारतीय हैं, इससे पहले हम एक उत्तराखंडी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जनता हकीकत जाने, तो उस जनता का हिस्सा पहला आप है। तो ये हकीकत अपने अंदर से आप भी इकरार कीजिए। आप भी होटल चला रहे हैं, आपको भी पता है प्याज का भाव आज क्या चल रहा है, चावल का क्या चल रहा है, दाल का क्या चल रहा है। और आपका भी घर है, आपकी भी किचन है, आपकी भी मिसेस बताती होगी क्या चीज कितनी महंगी हो गई। तो इस बात को नजरअंदाज ना कीजिए। अगर आप और हम जैसे समझदार लोग बैठ के ये टांके लगाएंगे ना इनके झूठों पे सच के, और इनकी लीपापोती करेंगे, तो देश को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़े कल्प्रिट फिर हम हो जाते हैं। मेरा तो यही कहना है कि चुनाव मोड आ रहे हैं, चुनाव मोड चलते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज
खुद डिसाइड कीजिए। और अगर आप पार्टी में हैं और पार्टी के शीर्ष गलत तरीके से पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, जो प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप उसका विरोध करना भी सीखिए। धन्यवाद सर। ठीक है, दर्शन डोभाल जी रुकिएगा, जपेन जी प्लीज। दर्शन बहुत डोभाल जी, सारी बातें हैं यशी जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा जी करिए। देखिए यशी जी, मैं बहुत सारी बातें रिपीट भी नहीं करूंगा, जो इन्होंने कह दी बिल्कुल मेरा उनके साथ, जैसे अभी खत्री साहब ने बहुत कुछ बता दिया, आशीष जी ने बताया, और उससे पहले ज्ञानी जी ने बहुत सारी बातें कह दी, उससे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, एक बलिया से एक आदमी आता है, श्रीजीत श्रीवास्तव आता है, और वो यहाँ पर नौकरी पा लेता है उत्तराखंड में किसी ब्यूरोक्रेट्स के मेहरबानी से, और वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हमारे नेता आंख बंद कर देते हैं, और वो ऐसे विभाग बिठा देता है, ऐसे गुप्त जगह जहां पर वो 10 साल से लगातार घोटाला कर रहा है। उसने अभी उगल भी दिया है कि मैंने इसके अलावा, पटवारी भर्ती के अलावा भी मैंने बीडीओ और बीपीडीओ में ये काम किया है, और मैं बता दें कि 60 लाख रुपए तक, 30 लाख से लेकर लाख रुपए कैश मिला है। तो ऐसे लोग बाहर से आकर के उत्तराखंड की जनता का शोषण करते हैं, और उस पर भी अगर ये बचाव करते हैं, तो इससे इनसे ज्यादा बेशरम लोग कोई नहीं हो सकते। अगर उत्तराखंड की जनता का दर्द आज भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले गांधी पार्क में कम से कम 1500 से 2000 बच्चे खड़े थे, और आप जरा उनका रोना किस तरह से अपना रो रहे थे, वो जरा इनसे बताइए। वो तस्वीरें आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो किस ढंग से अपना दुखड़ा रो रहे थे। वो बेरोजगार बच्चे जो 3-4 साल से सड़कों पर है, तंबू लगाए बैठे हैं, और जहां वो विरोध प्रदर्शन करते थे, वहां से इन्होंने बुलडोजर चला दिया। यहाँ पर गांधी पार्क से थोड़ा पीछे, जहां पर इसका मीडिया का दफ्तर है, तो ये वो पार्टी है जो बहुत ही तानाशाही पार्टी है, झूठ भरे पड़े, टोटल झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं बता रहा हूँ, इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। उसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ यशी जी, मैं आपको, क्योंकि इनके जो बेचारे समर्थक होते हैं सड़कों पर, चाइना का माल चलाने वाले लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं आज आपको आंकड़े देना चाहता हूँ, मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ, मेरे आज भी चाइना से शिपमेंट है और यूएसए में शिपमेंट आ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये नीति तय होती है इंपोर्ट के लिए, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से होती है। वहां से अगर एक सर्कुलर जारी होता है, तो कई बार मैंने देखा कि पोर्ट में अगर बाल आ गया है एक्सपोर्ट के लिए, वहीं खड़ा होता है, तो वहां से उस ट्रक को वापस जाना पड़ जाता है, तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। और एक सर्कुलर के साथ में अगर बाल शंघाई में जहाज में चढ़ने वाला है, तो वहीं का वही बात दे जाता है, वो नहीं आ सकता इंडिया में। लेकिन मोदी जी ने सबसे ज्यादा काम अभी जो है, मैं बता रहा हूँ, आंकड़े में निकाल के देखिए ना कस्टम के, कि सबसे ज्यादा ड्यूटी कलेक्शन, इंपोर्ट ड्यूटी का जो कलेक्शन हुआ है, वो नावा शिवा से और मुंद्रा पोर्ट से और अडानी के पोर्ट से हुआ है गुजरात में। वो कहां से हुआ है? टोटल 95% कलेक्शन जो आ रहा है इंडिया में ड्यूटी का, वो चाइना की मेहरबानी से। ठीक है, जपेन जी का जवाब ले लेती हूँ मैं, बहुत वक्त की कमी है, डोभाल जी समझने की कोशिश करिए प्लीज। जिन्हें छूट दे रखी है चाइना से इंपोर्ट के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े मेरे पास में। ठीक है, तो ये लोग अंधभक्त हैं कि वहां पर सामान चला दो, मोदी जी वहां से माल मंगा रहे हैं, ठीक है, सामान चला रहे हैं। डोभाल जी, वक्त की कमी हमारे पास, समझने की कोशिश करिए। जपेन जी बहुत कम शब्दों में प्लीज जवाब दीजिएगा, उसके बाद ध्यानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जपेन जी। सबसे पहले तो अच्छा लगा कि आज यूकेडी के प्रवक्ता कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखे। कांग्रेस के प्रवक्ता यूकेडी किसी का नहीं समर्थन करता सर, यूकेडी का समर्थन करते हुए देखिए। आप अच्छा काम करेंगे, मैं आपकी भी तारीफ कर दूंगा। आप बीच खत्री जी बीच में नहीं, हम नहीं तो आप गलत मैसेज दे रहे हैं ना, अपनी तारीफ। हम इशारा करते हैं। आपने जब इतना गलत मैसेज दिया, आपने जब इतने छोटे भ्रष्टाचारी थे, आप बड़े भ्रष्टाचारी हैं। हमने सिर्फ उंगली दिखाई कि आप, हम जब हमारा समय आएगा तो हम जवाब देंगे। हम बीच में आपने दिखाई रखी कांग्रेस को। दूसरी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जितने भी यूएनओ के मेंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं देश को और देश की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत भी पालन करना होता है। देश चलाना कोई बच्चों का खेल या मजाक नहीं है। और अगर आज उन अंतरराष्ट्रीय नीतियों का और कानूनों का पालन भारतवर्ष भी करता है, इसीलिए दर्शन डोभाल जी चाइना से अपना शिपमेंट भारत ला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरी तरह के मुद्दे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, सड़कों पर मंगाने दो ना, हमारा नुकसान होता है सर। जनता का रोष, जलाते हो की जागरूकता, मोदी जी बोलते हैं एक अलग हमारा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, जल्दी करिए जपेन जी, सिर्फ आपके पास मुश्किल से 30 सेकेंड्स है। आज देश के अंदर 2014 के बाद केंद्र की सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि देश आत्मनिर्भर हो,
देश के अंदर मिनी सेक्टर मजबूती से काम करे, कच्चे माल को हम आयात करने की जगह हम रेडी जो आइटम्स हैं उनके निर्यात को बढ़ावा दें, और देश के अंदर जो निर्यात में हमारी जो विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है वो ना हो और कम से कम हो। तो निरंतर ये लॉजिक नहीं सर, आपका लॉजिक गलत है सर। विदेशी यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत महंगा है, चाइना में सस्ता है इसलिए मंगाया ठीक है, जाता है। ठीक है। जपेन जी वक्त की कमी है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मनोज ध्यानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मसले पर, और बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं, 60 सेकेंड्स। जपेन जी ने कहा था कि मैंने आशंकाएं जाहिर की, मैंने आशंकाएं नहीं, मैं तथ्यों पे बात करता हूं। ये देखिए, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रेसिस बियॉन्ड $100 बिलियन, ये हिंदू का बिजनेस का है और अभी 14 जनवरी का है। उसी के नीचे लिखा हुआ है, अगली न्यूज है, फॉरेक्स रिजर्व डिप $1.27 बिलियन। ये यथार्थ है। ये जो रिपोर्ट्स है मेरे हाथ में एडीआर की, ये सारी की सारी आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी विधायकों के और सांसदों की। इसको हम लगातार निकालते भी हैं। मेरा ये कथन है कि देखिए, समय है सभी राजनीतिक दलों के पास में, हम तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, सभी के आंकड़े जनता के बीच में रखते हैं। मेरा ये कथन करने का वो है कि जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, पहाड़ खोखले हो रहे हैं, खनन बर्बाद कर रहा है, पर्यटन और तीर्थाटन का घालमेल चल रहा है, उत्तराखंड के बारे में चेतना प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। मैं खत्री जी की एक बात से बिल्कुल सहमत होऊंगा कि हम पहले उत्तराखंडी राज्य के नागरिक और राष्ट्र के नागरिक हैं। हम राज्य और राष्ट्र के बारे में सोचना प्रारंभ करें, उसे प्राथमिकता दें बजाय दल के। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल 2024 की तैयारियों के लिए राजनीतिक दल जो हैं वो यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं, तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा कब होगी, उन पर बातचीत कब की जाएगी।